हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे 1904 से लेकर 1947 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे उनको शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट में इसलिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और हर एक पॉइंट को हम देखेंगे जो 1904 से लेकर 1947 के बीच में कई सारे इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे, उन इवेंट को देखेंगे। जो हमारा जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है एसएससी, रेलवे, DSSB और जिस भी किसी पेपर में जीके या जीएस आता है उसके लिए भी, और बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। आगे देखते हैं, चले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित हुआ था 1904 में। देखो इसको यह 1902 के अंदर गठित हो गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो इसको 1904 के अंदर पारित किया गया था और इसके अध्यक्ष सर थॉमस रैले ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर थॉमस रैले। जो इस टाइम पर जो हमारे ठीक है वायसराय, मतलब कि जो वायसराय वगैरह थे वो कौन थे? इस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक रहते और इन्हीं के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस रैले को ये देख रही है आप, आगे बढ़े। 1905 में बंगाल का विभाजन, मैंने बोला ना बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पर हुआ था। तो एक मुस्लिम बहु प्रांत के लिए ये विभाजन कर दिया गया था और ये अंग्रेज़ों ने फूट डलवाई थी। ठीक है, फूट नीति के द्वारा इसको बंगाल को अलग कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, भारत से आगे बढ़ जाते हैं हम। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906। देखो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग अलग बन गई थी, हिंदू की अलग थी, मुस्लिम की अलग थी। तो मुस्लिम लीग को बनाने के लिए कई सारे फाउंडर थे। इसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह, वीर उल मुल्क, सैयद आमिर खां, सैयद खान बहादुर, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी। ठीक है, तो ऐसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट लीग दवास। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे जिनका नाम है आगा खान। ठीक है, जिन्हें जानते हैं हम मोहम्मद शाह, आगा खान 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद। तो मुस्लिम लीग की ये जो कि स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 1907 में क्या था? देखो 1906 के अंदर हो गया था, फिर 1907 जो आया तो बंगाल विभाजन हो गया था। इस वजह से ना हिंदू लोग थे जो उनके अंदर कई सारे डिवीज़न हो गए थे। क्या डिवीज़न? नरम दल और गरम दल में बट गया था। देखो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम ने अपनी लीग बना ली। तो जो हिंदू लोग थे इस बात से चिढ़ गए थे कि अंग्रेज़ों ने फूट डलवा के ये सारा कार्य किया है। तो इस बात से दो लोगों में बट गए थे, ये नरम दल और गरम दल के अंदर 1907 के टाइम पर। देखो जो नरम दल था उसके अंदर कौन कौन से लोग थे, गरम दल था उसके अंदर कौन कौन से लोग थे, देखते हैं। गरम दल था जो आपको दिख रहा है अरविंद घोष, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के थे। और नरम दल की तरफ से कौन से थे? नरम पंथ सिर्फ इसे बंगाल की समिति रखना चाहते थे और मतभेद बढ़ाते हुए 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। तो इनके बीच में मतभेद हो गया था, जिसमें गरम दल चाहता था कि लड़ पीट के मार पीट के हम कर लें, ठीक है, हिंसा करके। ठीक है, और जो चाहते अहिंसावादी थे जो कि नरमपंथी वाले थे। आगे बढ़ते हैं 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार क्या था? देखो मोर्ले मिंटो सुधार का प्रमुख प्रावधान था कि केंद्र और प्रांत में विधान परिषदों का आकार बढ़ाया जाए। देखो केंद्र जैसा हमारे केंद्र है दिल्ली, तो हमारे राज्य हैं कई सारे जैसे यूपी, बिहार। ठीक है, ये क्या हो गया? ये उनको बोल सकते हैं हम विधान परिषद। तो उन्होंने कहा केंद्र विधान परिषद के अंदर 16 से 60 सदस्य हो जाएं। पहले उसके अंदर 16 सदस्य, उसके अंदर 60 सदस्य हो जाएं। जैसे कि बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया। संयुक्त विधान परिषद में लगभग 50 सदस्य होने चाहिए। पंजाब, बर्मा हो गया जिसको म्यांमार के नाम से आते हैं, और आसाम विधान परिषद के अंदर 30 सदस्य होने चाहिए थे। उनको बढ़ाने तो केंद्र और प्रांत में विधान परिषदों के सदस्यों का चरण श्रेणी होनी चाहिए थी। उनका चरण श्रेणी मतलब कि इलेक्शन वगैरह होने चाहिए थे। इस तरीके से पायदान सदस्यों में गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद सदस्य थे, कार्य करते थे। उसमें गवर्नर जनरल होते और कार्यकारी परिषद वगैरह होते। मनोनीत सरकारी सदस्य, यानी अभी भी आज के टाइम में मनोनीत करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, ऐसे मनोनीत सरकारी सदस्य अधिकारी जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया गया, जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो मनोनीत गैर सरकारी, वो गैर सरकारी होंगे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं होते हैं। निर्वाचित सदस्य वे सरकारी अधिकारी नहीं होते लेकिन निर्वाचित होंगे और भारतीय द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर कहा था, बस उन्हें प्रांतों के अंदर क्या है जो सदस्य उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और निर्वाचन करना चाहिए कई सारे लोगों का। आज हम करते हैं निर्वाचन इसी वजह से। आगे बढ़ जाते हैं।
आ गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, 1909 पूरा समझ आ गया। देखो ऑफिशियली क्या था 28 लोग और यहाँ पर है अनऑफिशियली 32 लोग, एडिशनली अतिरिक्त लोग सदस्य के अंदर आ गए। तो नॉन ऑफिशियली लोग कौन कौन से होते थे, सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट होते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाले लोग होते थे। ठीक है, ये 2 सदस्य यहाँ से 5, यहाँ से 12, ऐसे ऐसे इन लोगों को उसमें लिया जाता था परिषद के अंदर। आगे बढ़ते हैं 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। तो ब्रिटिश सम्राट जो आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, बादशाह जॉर्ज पंचम दिल्ली के अंदर आए थे। तो इस टाइम पर क्या होता है 1911 के टाइम पर जो बंगाल विभाजन हुआ था उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था ताकि इन्हें पता न चले कोई विभाजन हो रखा है। ठीक है, इस टाइम पर जो दिल्ली की राजधानी थी कोलकाता थी, उसको दिल्ली वो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, कोलकाता थी, उसको दिल्ली लाने की घोषणा भी की गई थी। तो 1911 में जो राजधानी कोलकाता हुआ करती थी उसको दिल्ली में लाने के लिए भी घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। उस टाइम पे जो दरबारी थी दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी। आगे बढ़े हम 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। ठीक है, होम रूल लीग कौन कर रहे थे, 2 लोग थे यहाँ पर, एक तो एनी बेसेंट और यहाँ पर एक और नाम है जिनका नाम है ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल लीग का आंदोलन उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन रहते हुए भी सर्वाधिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। स्वशासन जो यहाँ पर जो लोग थे भारतीय लोग क्या चाहते हैं, हमारे हाथ में कानून वगैरह आ जाए तो हम अपने तरीके से अपना देश चलाएं। ठीक है, इसी लीग को प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भी इनके साथ ही थी और स्वराज की प्राप्त के लिए इन्होंने 28 अप्रैल 1916 के टाइम पर बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम मतलब हमारा, रूल मतलब हम अपने घर के अंदर अपनी तरह से रूल करें, ये था इसका मतलब। आगे बढ़ 1916 में जो मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, 1916 में मुस्लिम लीग समझौता यानी लखनऊ पैक्ट, इसके अंदर होता है जो नरम दल और गरम दल थे दोनों एक साथ मिल गए थे, ये होता लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। ठीक, मुस्लिम लीग भी थी और भारतीय सारे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। 29 दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, 31 दिसंबर 1916 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग 1905 में बनी थी। ठीक है, ये प्लस और जो 1907 में हमारा बंगाल विभाग वो मतलब नरम दल और गरम दल अलग होते ही। अब ये दोनों कब मिल गए थे 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक है, ये भी मिल गए थे नरम दल गरम दल और यहाँ पर मुस्लिम लीग थी, वो भी सारे मिल गए एक साथ रहते लखनऊ पैक्ट के अंदर। आगे बढ़े 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब किया था 1917 में गांधी जी के बारे में बता दें, साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे और 9 जनवरी के दिन आए थे। 9 जनवरी के दिन NRI डे मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 1917 के अंदर चंपारण के अंदर पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा भारत के अंदर। भारत से पहले और भी साउथ अफ्रीका वगैरह में वो कर चुके थे। ठीक है, गांधी के अंदर ब्रिटिश इंडिया को कंसिडर हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस और रिवेलियन ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, देखो चंपारण के अंदर जो मूवमेंट होता है इंडिगो के लिए होता है मोस्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1909 में रॉल एक्ट अधिनियम एक्ट। देखो रॉल एक्ट को ना बहुत ही बुरा एक्ट माना जाता था, क्यों, क्योंकि रॉल एक्ट एक काला कानून के नाम से भी जाना था। इसके अंदर 19 मार्च 1919 को भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में छोटे छोटे राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे ना, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर उनके विरोध कर रहे थे, उनको कुचलने के उद्देश्य से इस कानून को निर्माण किया गया था। ये कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो सिडनी के रॉलेट के अध्यक्षता के सेडिशन समिति के द्वारा बनाया था। देखो रॉलेट एक्ट के अंदर होता क्या था, जैसे कि अगर व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 2 व्यक्ति वहाँ पर मान लो ये खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और व्यक्ति है, तो ये भारतीय मान लो भारतीय, तो इनको बेवजह पकड़ के ले जाएगी पुलिस और इसको जेल में डाल देगी और 2 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2 साल तक इनको जेल में ही डाल के रखा जाएगा, कभी भी कहीं से भी उठा सकती है पुलिस। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, बहुत ही बुरा एक्ट कहा जाता था इसको, 1919 के अंदर आया था। आगे बढ़ते हैं 1919 में क्या होता है जलियांवाला हत्याकांड। देखो जलियांवाला हत्याकांड की पूरी कहानी ये देखो, ये जब रॉलेट एक्ट आया तो इसके विषय में लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लोग हमारे पकड़ के जा रहे हैं, कभी उठा लेते हैं। तो एक ना क्या हुआ था, जलियांवाला बाग के अंदर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था, वहाँ पर ना छोटा सा बगीचा में आके बैसाखी के त्यौहार के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, एक्चुअल में ये पता नहीं था बैसाखी त्यौहार के लिए, अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये कोई मुहिम चलाने वाले हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने ऑर्डर दिया वहाँ पर जनरल डायर वगैरह को। ठीक है, और वहाँ पर जाके एक ही दरवाज़ा था, मतलब यहाँ से एक दरवाज़ा और यहाँ पर ऊंची दीवारें, तो और एक यहाँ पर कुआं हुआ था। यहाँ लोग खड़े हैं, इसी दरवाजे से सारे लोग यहाँ पर
सिपाही आके यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग थे ये कुएं के अंदर कूद रहे हैं बचने के लिए, ठीक है। कई सारे लोग दीवार से चढ़ रहे हैं, वो चढ़ भी नहीं पा रहे। तो इस दिन कई सारे लोगों की हत्या की गई थी, ठीक है। कुछ बूढ़े, निहत्थे, महिलाओं, बच्चों, सैकड़ों लोगों को मारा गया था कुएं के अंदर। कुछ लोग बचे भी थे, वो भी मर गए थे, ठीक है। तो जनरल रेडिनल, ये लिखा ना, ब्रिगेडियर जनरल रेडिनल एडवर्ड डायर के द्वारा नेतृत्व में ये फौजी गोली चलाई गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जलियांवाला हत्याकांड आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है, 1919 में मॉर्ले मैंटोगी चेम्सफोर्ड सुधार। तो मैंटोगी चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर क्या हुआ था देखते हैं। 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापित में 2 सदन कर दिए गए थे। देखो केंद्र के अंदर 2 सदन कर दिए गए थे। उच्च सदन जैसे आज की डेट में हमारा लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही कैबिनेट सदन के अंदर स्टेट निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। उच्च सदन का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था, और निम्न जो अभी हमारा राज्यसभा है उसके अंदर तो 6 साल का कार्यकाल है, ठीक है। और लोकसभा है उसके अंदर कितना का है, 5 साल का। लेकिन उस टाइम पर जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था उस टाइम पर जो उच्च सदन था, ठीक है, अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं, उसके अंदर 5 साल का था। और लोअर हाउस जिसके अंदर था 3 साल का, ठीक है, जैसे लोकसभा था। तो ये था बस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म का, और भी डिटेल में, लेकिन हम शॉर्ट में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसका ईयर याद रखना, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। पार्लियामेंट्री 2 लोगों का नाम था, इसमें एक वॉयसराय होता था और उनका एक असिस्टेंट वगैरह होता था, उसका नाम होता था। आगे बढ़े 1920 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, 1920 के अंदर हुआ था। 1920 में उन्हें खिलाफत घोषणा पत्र प्रस्तावित किया, जिसमें क्या था, अंग्रेजों को खिलाफत को सुरक्षित और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर वह ब्रिटिश को जवाबदेह होना चाहिए था। और बंगाल के खिलाफ समिति का मोहम्मद अकरम खान और मिरुजुमा इस्लामाबादी मुजफ्फर रहमान, मतलब कि ये क्या होता, खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेज़ों की फूट नीति के कारण ही हमारा बंगाल विभाजन हुआ है। तो वो लोग, अंग्रेज लोग भी मिलकर इनसे बदला लेना चाहते थे खिलाफत आंदोलन के जरिए, ठीक है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए थे। आगे बढ़े 1920 में असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग मतलब मैं तुम्हारा जैसे सहयोग नहीं दे रहा, तो उसको असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर असहयोग आंदोलन, ये आरंभ असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में, औपचारिक रूप से शुरू हुआ। बाद में इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 में प्रस्तावित किया। देखो औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से होता है, लेकिन इसका प्रस्ताव रख दिया गया था 4 दिसंबर 1920 के टाइम पर, ठीक है, पारित हो गया था, जिसमें बाद में कांग्रेस से अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया, ठीक है, कानूनी तौर पर मान लिया गया था इसको। लेकिन इस आंदोलन को ज़्यादा टाइम तक चलाया नहीं, 2 साल तक चलाया था। 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड हो गया था, जिस वजह से इसको रद्द करना पड़ा उनको, ठीक है। ये आगे हम चोरा चोरी कांड के अंदर, ठीक है। भारत के इतिहास में अमर चोरा चोरी कांड फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में हुआ था। ये गोरखपुर के अंदर एक जिला है जहाँ पर चोरा चोरी के नाम से आता है। यह सहयोग आंदोलन का भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़ा समूह के साथ पुलिस की जो मुठभेड़ हुई थी, ठीक है, और जो पुलिस का एक थाना था वो जला दिया गया था, जिस वजह से गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया था, ठीक है। वो आंदोलन पूरा चला ही नहीं था, क्योंकि इस वजह से 1922 के अंदर क्योंकि वो चाह रहे थे नॉन कोऑपरेशन, उन्होंने शांति बना के रखे, लेकिन शांति हो नहीं रही थी, इस वजह से उनको रद्द करना पड़ा। यह 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति क्या होती है, ये बस ऐसे था, मान लो एक, ठीक है, ये ऐसे एक मीटिंग बनानी, उसके अंदर सारे लोग अंग्रेज थे, हिंदू लोग लिए नहीं थे, क्योंकि देश को जानने के लिए, ठीक है, किसी के मतलब रिसर्च करना है, किसी के बारे में जानना है, तो उसके अंदर हमारे लोग ही नहीं थे, इंडियन लोग नहीं थे, जिस वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में रखे थे। तो जहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन साइमन के नेतृत्व में रखी थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य की मीटिंग थी, सभी ब्रिटेन के सदस्य मनोनीत किए थे। सदस्यों के कारण इसमें श्वेत कमीशन कहा गया था, ठीक है। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, 7 लोग थे, वो भी 7 ब्रिटिश लोग। इसको 8 नवंबर 2027 के अंदर साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़े 1928 साइमन कमीशन भारत में आगमन। देखो 27 में तो यह आया था, ठीक है, लेकिन भारत में कब आया था, भारत में आया था 3 फरवरी 1928 के टाइम पर। भारत में मुंबई पहुंचा था। इसके मुंबई पहुंचने पर लोगों द्वारा इसे काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस के नारे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। आगे बढ़े 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम। देखो भगत सिंह ने ऐसे बम नहीं फेंका था, बम फेंकने की वजह ये थी, जब ये नारा लगा रहे थे हमारे
बाल गंगाधर तिलक जी 1927 के टाइम पर, तो सामन को कमीशन, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, जिस लाठीचार्ज की वजह से उनकी हत्या हो गई थी। और इस वजह से हमारे जो भगत सिंह है वो गुस्सा हुए थे, अब वो चाहते थे कि हम इनको बदला लें, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ये वगैरह फेंका था, बस दिखाने के लिए कि ये कार्य क्यों नहीं कर रहे, किसी हत्या वगैरह नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो 8 फरवरी 1929 में लगभग 12:30 बजे के केंद्र असेंबली के, आज की डेट में जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, उस टाइम पर उसके तो असेंबली होता है, केंद्र असेंबली के अध्यक्ष जानते थे। और विट्ठल भाई पटेल ने असेंबली के व्यापार विवाद और अध्यक्ष पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया था, और विस्फोट हुआ और हाल में धुएं से भर गया, मतलब उन्होंने बम फेंका, कोई नहीं था। अंगतुक घेर के द्वारा युवा को नारे लगाए गए थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे। दुनिया के मजदूरों का एक हो और साम्राज्यवादी मुरादाबाद वे आवाज़ें, दो क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त, जिन्हें बीके दत्त भी कहा जाता था, उन्हें हाल ही में पर्च में असेंबली में फेंके गए जो बम था उसके द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई थी उन दोनों को, ठीक है। तो किन दो व्यक्ति थे, भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त। आगे बढ़ते हैं, जो 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, देखो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, कहाँ पर, कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के टाइम पर, ठीक है। पूर्ण अधिवेशन अपना मुख्य लक्ष्य इसने क्या करा था, अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, तो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई थी, मतलब 1885 में यूं द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद ही ये हर साल क्या होते थे, हर साल हर अलग अलग जगह भारत के, तो हर हिस्से में ये क्या करते थे, हर साल के अंदर एक अधिवेशन करते थे, उस अधिवेशन के अंदर अलग अलग सदस्य हो जाते थे, एक सदस्य कई बार भी सदस्य बन सकता था। तो जो 1929 के अंदर होता है, ये होता है लाहौर के अंदर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर, और यहाँ पर होता है जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उनके विचार में आया था। तो सर्वाधिक भूमिका रही थी, परंतु 3 जून 1947 तक जब माउंटबेटन ने भारत विभाजन के सत्ता स्थानांतरण की योजना प्रस्तुत की, तब उन्हें भारत में पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेटस, देखो डोमिनियन स्टेटस क्या है, जैसे कि मैं हूँ, जैसे आप सब हो, तो आप सब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको परमिशन आपके पापा से लेनी पड़ेगी। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस, आपको कहीं जाना है तो पापा से पूछ, आज़ाद हो तुम लेकिन पूछ के पापा से जाना है। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि भारत को कुछ काम करना है वो पूछ के करना है, आज़ाद हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने तरीके से कानून वगैरह चलाओ, लेकिन कोई बड़ा कार्य करना है तो तुम्हें पूछ के करना पड़ेगा ब्रिटिश से। तो ये था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन वो चाहते थे पूर्ण स्वराज मिले, हम किसी को डोमिनियन स्टेटस ना बने, ठीक है, हमें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, हम खुद निर्णय ले सकें, ऐसा चाहते थे वो। तो उसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, दांडी मार्च की यात्रा से हुई थी। इसकी जो यात्रा हुई थी दांडी मार्च की, साबरमती आश्रम 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद से 241 मील की दूरी तय की थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के 241 मील की दूरी तय की थी। एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ की गई थी। यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंच गई थी अहमदाबाद से, ठीक है, पहुंच गई थी। और उनके बाद नमक कानून को तोड़ा, देखो नमक के ऊपर ना टैक्स वगैरह बहुत लगा रही थी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। नमक तो खाने की चीज़ है जिसको डेली यूज़ चाहिए था, ठीक है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा था। तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा निकाली गई थी। इसको आप ईयर याद रखना, 1930 के टाइम पर ये निकाली गई थी, जिसका सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, ठीक है, 1930 द्वारा लिख देता हूँ, ठीक है। एक हुआ था 1930 के अंदर, 1931, ठीक है, और 1932। इन तीनों के अंदर देखो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे। सेकंड वाले में सिर्फ गांधी जी गए थे, ठीक है, और जिन्ना भी गए थे इनमें, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर हुआ, जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला, ठीक है, ये लंदन के अंदर हुआ था, ठीक है। 1930 में आयोजित किया गया था और देश के प्रमुख नेता शामिल हुए थे इसके बैठक के अंदर। और आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम 12 नवंबर 1930 में प्रारंभ किया गया, जो इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री रैमसन मैकडॉनल्ड ने की थी, जो इसके अध्यक्ष बने थे रामदेव रैमसन मैकडॉनल्ड ने की थी। 1930 के दूसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसके अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भी भाग लिया था, ठीक है, और
1931 तक चला था। इस सम्मेलन में लंदन में होता, ठीक है, और इसमें गांधी जी गए थे, ये रे गांधी जी ने, और यहाँ पर एक और कौन गया था, सरोजिनी नायडू, जो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू यहाँ पर गई हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं 1930 में, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक है। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे वाले में गए थे सिर्फ कांग्रेस। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रमेश मैकडॉनल्ड ने की थी, ठीक है, तीनों की। और मैकडॉनल्ड के सम्मेलन में भारत में सचिव मैसूल होर, ठीक है, ये कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेश मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा की गई थी। यह भारतीय मत अधिकार समिति, जिसमें कि लिथियन समिति भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है। निष्कर्ष के आधार पर इसमें अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों में शामिल किया। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे को SC ST के लिए सीटें मिलती है ना रिजर्व, तो उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है, कॉम्युनल एंड पूना पैक्ट के नाम से भी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 8 अगस्त के दिन हुआ था ये, इसको 8 अगस्त के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर ये हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसमें लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना, और ये आंदोलन महात्मा गांधी के अखिल भारतीय समिति मुंबई के अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर गांधी जी ने यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पूरा 1942 तक, तो कोई नहीं ना, वीडियो पहुँच चुका है लगभग 20 मिनट के आसपास, तो थोड़ा सा और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, मार्च 1942 में। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, और रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश की विजय हो गई थी, ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस बीच में। तो भारत के सारे लोगों ने ब्रिटिश के कहने पर इस युद्ध के अंदर मतलब कि पार्टिसिपेट किया था, तो इस वजह से क्रिप्स मिशन आया था भारत के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं 1943 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। राष्ट्रपति बोस ने टोक्यो जापान में की गई थी। इसका उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना, और आज़ाद हिंद फौज को जापान का बहुत सहयोग मिला था, और इस देश के बाहर रहने वाले लोग इस सेना में शामिल हुए थे। जो मतलब इंडिया से बाहर रहते तो वो सब लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो इसके जो नेतृत्व करा था, किसने करा था, हमारे बॉस जी ने, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़े 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक है, भारतीय एकता की इच्छा का प्रतीक कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में नई दिल्ली पहुंचा, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसमें विषय को पद पर गठन करना था, यानी स्वतंत्र भारत का मिशन का गठन करने वाले 3 व्यक्ति एवी एल्ड्रिच, ठीक है, जो एवी एल्ड्रिचर थे, स्टेफ क्रिप्स थे, और पैथिंग लॉरेंस की रणनीति के कारण भारत की एकता का समर्थन किया गया। जो भारत के सब लोग एकजुट होकर रहते थे, इन 3 व्यक्तियों ने क्या था कैबिनेट मिशन के अंदर। 1940 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। तो कैबिनेट मिशन की योजना हुई थी 1940 के तहत। जुलाई 1940 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा का मतलब था संविधान बनाने के लिए चुनाव किए गए थे। इसमें कितने लोग संविधान के अंदर शामिल होंगे जो संविधान का निर्माण करने के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, लगभग शुरुआती तौर पर इसमें 389 सदस्य, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इसमें सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, तो इनका बंटवारा हो गया था। आगे बढ़े 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम मतलब इंटरनल जो भी सरकार थी 25 अगस्त 1940 से लेकर 25 अगस्त 1940 में की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और 2 दिसंबर 1940 में ब्रिटिश उपनिवेश में स्वतंत्र गणराज्य
कि देश में संक्रमक निगरानी के लिए भारत को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। तो इंटरम सरकार होती ना, मतलब गठन हो गया था, अब वही चलाएगी सरकार, मतलब वही अब भारत को चलाएगी। अब क्या होता है 1947 में भारत विभाजन में माउंटबेटन की योजना। तो भारत देखो 14 अगस्त को हमारी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, और 15 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। देखो ये एक दिन पहले हमसे बना लेता पाकिस्तान आज़ादी का, और हम बनाते हैं 15 अगस्त वाले दिन। तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। इस बिंदु के दौरान 15 अगस्त को भारत 2 भागों में बट गया था, ठीक है। 14 अगस्त को ये पाकिस्तान को दे देगा, तो 15 अगस्त को हमारे को, ठीक है, ऐसा हुआ था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। तो 1947 के अंदर भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी। 14 अगस्त 1947 को 11:57 पर पाकिस्तान को, ठीक है, और 15 अगस्त 12:02 पर हमको भारत को आज़ादी मिल गई थी। आगे बढ़े, और आगे कुछ नहीं है। वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो 1904 से लेके 1947 तक की स्टोरी जानना चाहते हैं। पेपर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आता है। थैंक यू दोस्तों।